अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब आपको एक नई सुबह एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। मौसम बदलता चला जा रहा है और मौसम की बदलते असरात अब हम सभी को महसूस हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस साल कुछ ऐसा अनोखा होने जा रहा है जो आइंदा कई वर्षों तक नहीं हो पाएगा। 2024 का पहला सूरज ग्रहण जो है वो 8 अप्रैल को देखा जाएगा और सूरज ग्रहण का मुशाहिदा शिमाली अमेरिकी ममालिक जैसे कि मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा यहां पर किया जा सकेगा। लेकिन मीनवाइल अगस्त 2017 के बाद ये पहला मौका होगा कि जब अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जाएगा और अगली बार इसे देखने के लिए खित्ते के लोगों को अगस्त 2044 तक इंतजार करना होगा। ये बड़ी हैरानकुन बात है और दुनिया में जो आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण था वो दिसंबर 2021 में हुआ था, लेकिन इसका जो मुशाहिदा था वो सिर्फ अंटार्कटिका में हुआ था और सूरज ग्रहण का ये जो आगाज होने जा रहा है ये मैक्सिको से होगा, जहां से शुमाल मशरकी समत में अमेरिका की जानिब से सफर करता हुआ कनाडा के मशरकी सूबों में इख्तिताम पजीर होगा। और एक तखमीने के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही 3 करोड़ 30 लाख अफराद सूरज ग्रहण का मुशाहिदा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ नासा के मुताबिक 8 अप्रैल को होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण का जो दौरानिया है वो 3.5 से 4 मिनट तक होगा। बिल्कुल, तो फिर मुकम्मल सूरज ग्रहण को आंखों से देखा जा सकता है, मगर उसके लिए वक्त का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टाइमिंग्स दी गई होती हैं अगर आप उससे थोड़ा सा आगे पीछे हट जाएं तो वो आप नहीं कर पाते। ये सिचुएशन जो है आने वाले दिनों में से या फिर जो मुशाहिदा करना पड़ता है, उससे मुशाहिदा करना पड़ता है और वो आंखों का भी ख्याल इसमें। अच्छा, बड़े बूढ़े इस बारे में बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं हमें। मैंने तो अपने बड़ों से कभी ये भी सुन रखा है कि वो खवातीन जो हामला होती हैं, जो कंसीव कर रही होती हैं, वो इन दिनों में इन शुआओं से जरा परहेज किया करें। डॉक्टर्स हजरात इस बारे में क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे किसी दिन इस सिलसिले में भी एक सेशन रखा जाए, इस पे पूछा जाए, क्योंकि ये जो डिफरेंट किस्म की मिथ्स है ना, हाँ जी, इसके जवाब मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बन चुके हैं और फिर बड़े बुजुर्गों की बात समझकर उस पर अमल भी किया जाता है, उसको माना भी जाता है, जो कि अच्छी बात है कि किसी नुकसान से अगर हम बिल्कुल एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किलात के तूफान का सामना करने को तैयार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। पंजाब में कैंसर अस्पताल का कयाम, मरीम नवाज पुरआज़्म। IMF का बड़ा मुतालबा, टैक्सेस की भरमार होने को। जी, तो आम इंतखाबात से लेकर वज़ीर आज़म के इंतखाब तक जमहूरियत ने अपना सफर जो है वो मुकम्मल कर लिया है और अब जमहूरी रवायत मुकम्मल होने के बाद अगले अहम तरीन मरहले का आगाज हो चुका है। कल नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने ही उनसे हल्फ भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तो यूं हमने देखा कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अख्तर मेंगल, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने तकारीर की, बड़ी दुआदार तकारीर दी है। और बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकारीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शदीद शोर शराबा की और इस दौरान डेप्यूटी स्पीकर बार बार अरकान को खामोश रहने की ताकीद करते रहे, लेकिन फिर तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और अब हम ये देख रहे हैं कि जो सिलसिला है ये शायद अब रुकेगा नहीं और इस तरह की जो गर्मा गर्मी है वो हमें कौमी असम्बली के सेशंस में दिखाई देगी। लेकिन कोरम की निशानदेही पर डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया था और इससे पहले कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मैंने सुना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से इंक्वायरी का मुतालबा किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि इंक्वायरी का जो भी फैसला आएगा फिर सब उसको तस्लीम करेंगे, तो फिर मैं इस ऐलान की हिमायत कर सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी ये जानते हैं कि साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पब्लिश करवाई गई थी। बैरिस्टर गौहर ने भी तकरीर की, उन्होंने चेयरमैन पीपी को तनकीद का निशाना बनाया और बड़े ही सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भी भुट्टो नहीं बन जाता। वो हार कहां गए जो कि स्विस में पड़े थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अय्यूब को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का फैसला जो है वो मंजर आम पर आया है। तो अब एक और अगर मामले के हवाले से हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ECP ने फैसला सुना दिया है और कहा यह है कि वो खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। अब ये बड़ा अहम मामला है जिसमें एक आईनी पहलू भी है, एक कानूनी पहलू भी है। आइन कुछ और कहता है, कानून वो है जो कि इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून के मुताबिक फैसला किया
किया है, जबकि आइन इस बारे में कुछ और तशरीह कर है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने 4-1 की निस्बत के तनासुब से फैसला जारी किया, जिसके बाद मेंबर पंजाब बाबर हसन साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा और अब 9 मार्च को सदर का इंतखाब होना है, जिसके लिए हुकूमत इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी साहब और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुकी है। बिल्कुल, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एमक्यूएम से भी सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त कर दी है। उधर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वेलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया है, जो कि बहुत अच्छा ऐलान है, पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है शुरू में ही। और इसके साथ साथ साइट से मुतालिक भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने कैंसर अस्पताल की जो मुजव्वज़ा साइट है उसका भी जायजा लिया है, जिसके मनाजिर इस वक्त आप नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फिर इस बात पर ही तनकीद की जा रही है कि मरियम साहिबा ने जो ये पहली बात की है, ये जो सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने की बात की है, ये बानी पीटीआई के नक्शे कदम पर वो चल रही हैं। हमें ये चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव काम हो रहा है, कोई बेहतर काम हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। हर चीज में से अगर हम नेगेटिविटी निकालनी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इसी पर होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शायद मितला साहब ने ज्वाइन किया है। मितला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहबाज शरीफ साहब दूसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम बन चुके हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? किसी भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस बार ये उम्मीद कायम की जा सकती है कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? जिस तरह से ताल्लुकात हम उनके देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं और टकराव की सियासत नहीं वो करते। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये म्यूजिक साथ साथ चल रहा है, इसको काइंडली बंद करवा दीजिए। चले, वो हम अपनी टीम से कह देते हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप दोनों को गुड मॉर्निंग, आपके नाज़रीन को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में वाकईतन कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म 76 सालों में नहीं आ सका जो 5 साल पूरे कर सके। लियाकत अली से लेके शहबाज शरीफ लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ 16 महीने हुकूमत की है, लेकिन फिर उनको ये एक एजाज हासिल है कि वो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले, मुसलसल दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले पहले वज़ीर आज़म भी बन गए हैं। और उनके बारे में आप ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो वाहिद वज़ीर आज़म है, ये वाहिद शख्स है जिनको एस्टेब्लिशमेंट से करीब होने के लिए कोई लॉबिंग नहीं ऐसा करनी पड़ती, बल्कि वो ऑलरेडी बड़े क्लोज है और वो दूसरों के लिए फेवर्स सीख करते हैं, वो दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, जबकि बाकी मामलात पे ऐसा नहीं होता। दूसरों के मामलात पे ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ कह लें या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं, इमरान खान साहब के भी ताल्लुकात खराब है, तो ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं और हमेशा से उनका रवैया या उनका वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत शानदार रहा है। अभी तक के तो देखिए जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, स्पेशली कोई 2-3 महीनों के लिए, 3 महीने डाउन दी लाइन उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तानी सियासत में। लेकिन जो आसार हैं उसी से हम असेस कर सकते हैं कि आप देखिए जो कंपोजिशन नेशनल असेंबली में बनी है वो इस तरह से बनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसको हर सूरत हुकूमत में किसी न किसी जमात के साथ रहना होगा, या उसके बगैर अब हाउस उस तरह से हुकूमत बन नहीं सकती है। आप उसकी कॉम्पोजिशन देख लें कि 110 के करीब अब उसके मेंबर्स हो गए हुए हैं नेशनल असेंबली में, और अब मखसूस नशिस्तें भी उसको मिल जाएंगी, और इसी तरह से 68 है पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कौमी असेंबली में। तो ये दोनों दो बड़ी पार्टीज मिलकर हुकूमत बना सकती हैं, इनको किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को अगर पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाहे तो वो दोनों मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती, उनके नंबर्स उस तरह से पूरे नहीं होंगे। उनके 160 के करीब नंबर्स बनेंगे और अगर वो तीसरी किसी पार्टी के बगैर
हुकूमत नहीं बना सकते। तो इस तरह से कंपोजिशन नेशनल असेंबली में सही। अभी तक डेवलप हुई है। अच्छा, ये बताइएगा शायद मतलब साहब, ये जो डेवलपमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो अभी तक की डेवलपमेंट है उसमें अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी हो जाएगा। इससे पहले जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे ना कि शहबाज शरीफ साहब को ये एजाज हासिल है कि उनको लॉबिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमने देखा है कि माजी में जो लव मैरिज थी वो भी नाकाम हुई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ व एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान की। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बतौर खादिम आला पंजाब तो लोगों को मंजूर थे, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी इतना एक हॉट सीट है कि यहाँ पर जो भी बैठता है वो कहीं ना कहीं से हमने देखा है कि उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर पुष्पनाही तो उन्हें मरियम साहिबा या फिर मियां साहब, बड़े मियां साहब की हासिल होगी। और बड़े मियां साहब कहीं ना कहीं हमें अभी भी खफा नजर आता है। वैसे तो नहीं हो सकता कि हर एक फैसले के पीछे शहबाज शरीफ साहब मुड़कर देखेंगे, ट्यूशन लेंगे और फिर उनसे कहेंगे चले ठीक है ये हो सकता है, ये कर लेते हैं। तो ये मेरा सवाल अभी भी वहीं का वही है कि ये आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म हो जाएगी ये गवर्नमेंट? देखिए जरियाब, जहां आप बात कर रही है मियां साहब की, इस हवाले से मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। अच्छा। उनके मुताबिक मियां साहब बहुत रंजीदा हैं, बहुत सैड हैं, और इस तरह के भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि वो जख्मी है और वो तो जख्मी शेर जरा ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा फील नहीं करते, वो समझते। जी मैंने कहा जख्मी शेर जरा जरूरत से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल। पर उनको लगता है कि जो लोगों ने उनको उस तरह से वोट नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। उनका ख्याल है कि उन्होंने परफॉर्म बहुत ज्यादा किया था, डिलीवर उन्होंने बहुत ज्यादा किया था। 8.5 साल का टेनोर उनका लगभग बनता है, पूरे 3 जो टेनोर थे उसमें 8.5 साल का टोटल टेनोर हुकूमत का उनका बनता है। तो उनको वो जो अचीवमेंट गिनवाते हैं उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने मोटरवेज भी बनाए हैं, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर भी बनाया, और भी वो सी पैक का भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो वो लेते हैं। $64 बिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वो डेफिनेटली नवाज शरीफ के क्रेडिट पे है। तो उनको इस तरह से लगता है। लेकिन आप देखिए कि नून लीग के हारने की कुछ वजूहत थी। एक तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, मेहनत नहीं थी। मेरी अपनी बहुत सारे लोगों से इसी सिलसिले में बातचीत हुई, वो दे एडमिट के हम उस तरह से अपने वोटर्स को नहीं निकाल सके, सपोर्ट बेस को गैल्वेनाइज नहीं कर सके और उनको उस तरह से मोटिवेट नहीं कर सके। और जैसे हमारी भी 2-4 दफा इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि ऐसे लोग भी हार गए जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वजह यही थी कि उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब का गुस्सा जायज है असेंबली फ्लोर पे, इसका मतलब? और उसका नुकसान हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब उठाना पड़ा है। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब भी रंजीदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो फ्यूचर में सिचुएशन है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? कौमी असेंबली के जो सेशन हो रहे हैं, म्यूजिक आ रहा है मुसलसल, मुझे बोलने में तो खासी मुश्किल हो रही है। सॉरी मेहता साहब, हम अपनी टीम से दोबारा रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो इस चीज को देखें और जो साउंड जा रहा है बराए मेहरबानी उसको बंद कर दिया जाए। मेहता साहब सॉरी, अब आपको आवाज तो नहीं आ रही म्यूजिक की? अब आ रही है अभी भी आ रही है। बराए मेहरबानी जी कुछ करें, इसको ठीक करें। अच्छा मेहता साहब, अभी सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? कौमी असेंबली के जो सेशन चल रहे हैं उसमें जो तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है और बार बार हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को टोका जा रहा है। ये मामला आपको लग रहा है कि इसी तरह चलेंगे? जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम देगी हुकूमत को? देखिए अनवर, इलेक्शन से पहले तो तमाम एनालिस्ट और तमाम लोगों का ये कंसेंसस था कि इलेक्शंस होने चाहिए, यही वे फॉरवर्ड है, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एक हॉल्ट का शिकार था मुल्क, एक जमूद का शिकार था, और इसको आगे लेके जाने का और थोड़ा सा तहरुक में लाने का यही एक तरीका था कि इलेक्शन हो, इंतखाबात हो, इंतखाबात से एक उम्मीद आती है, हर तरह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, हर तबका फिक्र के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ये बड़ा मस्बत इकदाम था और है भी सही। और उसके बाद चीजें बेहतर भी हुई हैं। एक जो अदरवाइज मौत का शिकार पूरा एनवायरनमेंट था, फिजा थी या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी थी, उसमें उस तरह से अब वो पहले वाला मामला नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत जरूर एक मूवमेंट नजर आ रही है और मजीद भी बेहतर होने जा रही है। लेकिन हैविंग सेड सो, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 साल इनका रहा है, इनका पीटीआई 1 साल इन्होंने एक क्रैकडाउन का शिकार रहे हैं और क्रैकडाउन में रहे हैं, तो इनकी चीजें बेहतर हो चुकी होंगी।
लेकिन वो उस तरह से हमें नहीं इनका हुआ। पॉलिटिकल मेच्योरिटी वाला जो रवैया है वो नजर नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल इक्विपमेंट भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है। उसकी शायद एक ये भी वजह है कि थर्ड फोर्थ ईयर की लीडरशिप सामने आई है। बहुत मुसलसल इस्लामाबाद में तो आजकल किसी भी रेस्टोरेंट पे बैठे, किसी भी जगह पे बैठे, किसी भी महफिल में बैठे, तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई ये जो पीटीआई के 92 लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं और मुसलसल जो इन्होंने कौमी असेंबली में हंगाम बर्पा किया हुआ है और वो जूते भी उतार रहे हैं। वो अच्छा, आपने अगर पीटीआई का जिक्र कर ही लिया मितला साहब, तो जरा इस बात पर भी नजरसानी कीजिएगा, थोड़ा सा तज्जिया पर इस पे भी हमें जरा बताइए डिटेल के साथ कि जो कल हमने इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा है और जब सीटें जितनी भी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो अब उन्हें ना देने का फैसला किया गया और दीगर जो पार्टियां हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, आपको लग रहा है कि ये खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की तरफ से इस पर, या फिर मामला कोर्ट जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, वो डेफिनेटली कोर्ट ही जाएगा। वो ऑलरेडी अंडरस्टूड था कि उसका मामला कोर्ट पे जाके तय होगा। देखिए, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, लॉज के मुताबिक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स नहीं मिल सकती थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपनी कोई लिस्ट ऐसे जमा नहीं करवाई हुई थी खवातीन की। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो इससे पहले मुत्तहिदा जो वाहिदतुल मुस्लिमीन थी उसके साथ पीटीआई इत्तेहाद करने जा रही थी। इंटरेस्टिंगली उससे भी खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी जो लिस्ट थी वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी। तो ये पीटीआई का कसूर है कि पीटीआई ने अलायंस एक ऐसी जमात के साथ। अच्छा मितला साहब, यहाँ पे एक छोटी सी बारीक सी लाइन है, नुक्ता है आईनी और कानूनी। बात बताऊं, देखिए सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीटीआई है वो हमेशा से सिस्टम से फेवर्स लेने की आदी रही है, हैप्योर रही है, हमेशा से फेवर्स लेती रही है। अब भी मुसलसल वो फेवर लेने की कोशिश कर रही थी और उसका सबसे बड़ा आपके पास सबूत ये है कि देखिए, जो बैट इनसे निशान वापस लिया गया है और 2021 से इनको मुसलसल कहा जा रहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दें, वो इन्होंने नहीं करवाए। ये इनकी प्योरली मिस्टेक थी और इन्होंने नहीं करवाए। ये टाइम लेते रहे और फिर एक वक्त ऐसा आ गया, हालांकि उस वक्त 2021 में तो इमरान खान साहब हुकूमत में थे और वो कर सकते थे, उनके मामलात भी। मितला साहब, इसमें बड़े वजाहत के साथ आपके भी सामने मामलात हैं। अगर एक पार्टी को 2021 से कहा जाता रहा तो एक पार्टी को 16 से 20 माह कहा जाता रहा कि आप अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा ले। उन्होंने भी जब करवाए तो उनके भी तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, सेम एज इट इज पीटीआई ने किया। मतलब वहां पर हो रहा था तो ठीक था, वहां पर था तो गलत। बहरहाल ये मेरा डिबेटिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, मेरा नुक्ता ये है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, आइन में वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि आपने जीती हुई पार्टी को मखसूस नशिस्तें फराहम करनी है। ये कहीं नहीं कहा गया कि अगर वो नहीं करती तो ये डिस्ट्रीब्यूट किसी और को कर दी जाएंगी। ये आइनी पहलू है। इलेक्शन कमीशन का कानूनी पहलू है, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तो हम आके उसको देखेंगे और फोर्स ही करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा तो वो कानूनी तरीके से उसको अहमियत देगा या आइनी तरीके से उसे अहमियत देगा? आइन पर कानून हावी है या कानून पर आइन हावी है? मेरा ये सवाल है। डेफिनेटली आइन ही हावी होगा और आइन से ही तमाम जो लॉज बनते हैं, कवानीन बनते हैं, वो आइन से ही ड्राइव किए जाते हैं। और आइन चूंकि मदरली लेजिस्लेशन है और सारी जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है वो कवानीन होते हैं, तो इसलिए जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो किसी भी तरह से ओवर रूल नहीं कर सकती, सरपास नहीं कर सकती मदर लेजिस्लेशन यानी कि आइन को। तो वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तमाम मामला को आइन की रोशनी में देखेगी और ये भी देखेगी कि अगर लॉज के मुताबिक पीटीआई की नशिस्तें बनती हैं तो वो उनको देती जाएंगी। बट आप ये देखिए कि उनकी मिस्टेक देखिए कितनी, हालांकि पंजाब में उनके पास चॉइस थी, कौमी असेंबली में उनके पास चॉइस थी कि वो किसी ऐसी जमात के साथ भी इत्तेहाद कर सकते थे जिसके पास जिन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवाई हुई थी। तो लेकिन उन्होंने इस तरह से मामला नहीं किया है। आप देखिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने खुद भी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है। हालांकि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन उनको शायद लगा कि इस तरह से वो जीत नहीं सकेंगे, तो उन्होंने पीटीआई की सपोर्ट से, पीटीआई की मदद से उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और वो अपनी जमात के जो निशान था उस पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अब उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, उसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता था कि वो अपनी लिस्ट दे सकते थे, वो लिस्ट भी वगैरह भी उन्होंने नहीं दी।
इसी तरह से बाकी भी उन्होंने जितने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसमें भी उनका मामला उस तरह से नहीं बन सका। अच्छा, एक और भी ऑप्शन उनके पास था, वो जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते थे, पहले उनकी बातचीत भी चली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर विथड्रॉ कर लिया गया मामला, और जमात इस्लामी ने कहा कि हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं करते। उसकी वजह ये थी कि केपीके में किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया जा रहा था, और नेशनल असेंबली में किसी और के साथ, और पंजाब में किसी और के साथ। तो इस बात पे जमात इस्लामी को जरा ज्यादा खफकी हुई और उन्होंने विथड्रॉ कर ली अपनी सपोर्ट और अपना प्लान। ठीक है, और कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी विद इन द पार्टी भी चल रहे हैं। आसिफ किरमानी साहब भी गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए, राना सनाउल्लाह साहब भी हमें खफा दिखाई दे रहे हैं कि जब मैंडेट नहीं मिला था, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या शहबाज शरीफ की क़यादत में कुछ लोग मुतमईन नहीं हैं? और दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर वाला मामला है, वजीर आला केपी वो बन चुके हैं, उस पर भी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इसीलिए सिर्फ लगाया गया कि लड़ाई झगड़ा जो है वो विफाक के साथ केपीके का चलता रहे। देखिए अनवार, जो डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब का मामला है वो जरा डिफरेंट है। वो मुसलसल इसी तरह से बातचीत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बातचीत भी कह सकते हैं उनको, लेकिन आजकल वो साइड लाइन पे है, कॉर्नर है। वैसे तो हमारी जमातों को जमहूरी रवैयों को, तनकीद बराए इस्लाह को वेलकम करना चाहिए, लेकिन हमारी जमातों में इस तरह का ज़रफ नहीं है। वो जो भी तनकीद करता है, जो भी तनकीद बराए इस्लाह करता है, उसको वो साइड लाइन कर दिया जाता है, उसको कॉर्नर कर दिया जाता है, और उसको फिर एक तरह से नापसंदीदा। लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम जिनको साइड लाइन किया जा रहा है, अगर आसिफ किरमानी साहब की बात करें, शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, मिफ्ता इस्माइल की बात करें, तो मुस्लिम लीग नून के पास बड़े अच्छे क्रेडिबल लोग थे। ये चौधरी निसार साहब बड़े क्रेडिबल थे, ये तमाम लोग साइड लाइन होते जा रहे हैं। हाँ, देखिए वो तो पहले से ही हो गए ना। चौधरी निसार तो अब तो साल हो गए उनको, 6-7 साल हो गए साइड लाइन हुए को, और उनका नाराजगी की, अलहदगी की वजूहात अब तो बहुत वादे हैं, और वो एक लंबी डिबेट है, उस पर फिर बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल वगैरह का भी सिलसिला आपके सामने है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का तो चले आपके साथ शेयर कर लूं कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, शहबाज शरीफ की जगह वो नहीं बन सके, फिर वो निगरान वज़ीर आज़म भी बनना चाहते थे, वो भी नहीं बन सके। तो उनकी नाराजगी की ज्यादा वजह तो ये है, ये खबर है। दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब, देखिए फ्रैंकली मैं उन दिनों जब ये वजीर आजम थे, टीवी पे टॉक शो भी कर रहा था, तो मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से खबरें जो डिस्कशन में आती थी, हमारे दोस्त साहब जितने उनसे मुख्तलिफ चेंबर्स से मिलते थे और अदरवाइज भी, उनका रवैया बड़ा गैर संजीदा। तो मिफ्ता साहब, आपकी नजर में मिफ्ता इस्माइल साहब ने जरूरत से ज्यादा कोई ख्वाहिश का इजहार कर दिया? शाहिद खाकान अब्बासी साहब मतलब अपनी हैसियत से बाहर होकर ओहदा मांग बैठे, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वतीरा रहा है, मतलब यानी कि समधी हो, बहू हो, चाचा हो, ताया हो, मामा हो, भांजी हो, भतीजी हो, वहीं पर ही ओहदों की बंदरबांट होगी, वही बिला मुकाबला लीडर भी पार्टी के मुंतखब होंगे, और वही लोग जो हैं आगे चलकर मुस्तकबिल में हुकूमत करेंगे। तो गलत कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का सोचना, या फिर वो लोग जो कि अपने हिस्से की सियासत का कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई तोहफा आखिर में मांगना चाह रहे हैं अपने खिदमत? देखिए जरियाब, ये बहुत रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इस पर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होती भी बहुत है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो सियासी पार्टीज हैं उनको अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है, जमहूरी कल्चर को बेहतर करने की जरूरत है, जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाने की जरूरत है। आप पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, और 8 फरवरी को जो मैंडेट मिला है मुख्तलिफ जमातों को, वो भी बेसिकली इसी गैर सियासी रवैये के खिलाफ है। नौजवान नस्ल चाहती है कि उसका पावर में, ताकत में हिस्सा हो, और दूसरा वो ये भी चाहता है कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज ना हो, वो किसी एक घर तक, किसी एक खानदान तक महदूद ना रहे। ये बात पीपल्स पार्टी को भी समझनी चाहिए, ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी समझनी चाहिए, ये बात JUIF को भी समझनी चाहिए, और बाकी जमातों को भी समझनी चाहिए कि अब पावर को डिसेंट्रलाइज करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को मौका दें, और यही जमहूरी अमल की खूबसूरती है। अच्छा, मैं आपको साथ में ये भी कहूंगा कि ये बिल्कुल पार्टी का इस्तेहकाक है कि देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप, मैं सियासत कर रहा हूं, मेरे खानदान वाले तो सफर करें, जब भी मुझ पे मुश्किल वक्त आए
और जब और भी तमाम सियासी जमातों को इसी अमर से सीखने की भी जरूरत है। मेहता साहब, बड़ी माजरत, वक्त की कमी है, आपका शुक्रिया मैं अदा करना है, बहुत शुक्रिया। शायद मेहता साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। और अब हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के जो धुआंधार सेशन है उनका आगाज़ भी हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की है और फिर जो काउंटर तकरीरें हुई हैं उसके जवाब देने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी है। और ये जो खींचातानी का सिलसिला है, यही कहा जा रहा है कि अब ये कौमी असम्बली के सेशंस में हमें ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि हमारी पहले भी जब बात हुई थी बहुत से सियासी रहनुमाओं से जो कि अपोजिशन में बैठ रहे हैं, तो उनका कहना था कि असम्बली का कोई भी सेशन वो इतने आराम से नहीं जाने देंगे। जो ज्यादतियां उनके बकौल उनके साथ हुई हैं, जो मैंडेट उनका छीना गया है, और इस पर जब हुकूमत का मौक़िफ़ हम देखते हैं तो वहां से भी घड़ियां दिखाई जा रही हैं और फिर दूसरी तरफ से लोटे और जूते बरसाए जा रहे हैं। तो कब तक जो हमारी असेंबलीज हैं इसी तरह से चलती रहेंगी? और जो आम आवाम इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके रिलीफ के लिए कोई काम किया जाएगा, बिजली के बिल कुछ कम किए जाएंगे, गैस के बिलों में कमी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस नीचे आएंगी, रमज़ान आगे आ रहा है और जो ग्रॉसरी तमाम लोगों ने करनी है उसमें कुछ रिलीफ मिल सकेगा। तो इस बार तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हमें ऐसा लग रहा है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सही है, इसी पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना मशहूद साहब अपना वक्त देने के लिए। इससे फरमाइएगा, सबसे पहले जरा वफाक का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आपकी पार्टी को पहले तो मुबारकबाद। दूसरा ये बताइएगा कि बड़े खफा कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की तरफ जो लोग हैं वो कुछ और हैं, वो अलग मुतमईन नजर आ रहे हैं, और वो लोग जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते थे, वो लोग, वो लॉबी कुछ और है। तो क्या अभी भी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं रंजिशें मौजूद हैं कि आपका अपना मेंबर वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठ गया, लेकिन इसके बावजूद यही सोचा जा रहा है कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी? सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से एक इस तरह का तर्ज सियासत देखने में आया है पिछले चंद सालों से, जिसके अंदर या तो सिर्फ मेरी बात मानी जाए और उसके बगैर अलावा कुछ ना माना जाए। अगर हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2013 के इलेक्शंस में ही जाएं, तो जिस तरह वहां पे पहले 35 मंत्रियों की बात की गई, फिर 4 हल्के खोलने की बात की गई, और वो सारा जब झूठ साबित हुआ तो ये कहा गया कि ये तो मुझे किसी ने कहा था। तो पाकिस्तान की सियासत को जिस तरह मैं समझता हूँ कि मजाक बनाया गया, 2018 का जो मैंडेट चोरी किया गया, जो आरटीएस दिखाया गया, और उसके बाद ये तारीख है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब वजीर आजम को जिस तरह झूठे केसेस में नाअहल किया गया, जिस तरह उनको पाबंदे सलासल किया गया, जिस तरह उनकी बेटी को उनके सामने हथकड़ियां लगाई गई, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज के आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफी, राना सनाउल्लाह, जिसका नाम ले, और उसके बाद 33,000 मुस्लिम लीग के जो थे कारकुन, उनको पाबंदे सलासल किया गया। मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगी, मीडिया के साथ जो सलूक किया गया, आज क्या सबको नजर नहीं आ रहा कि अफसार आलम साहब को जो गोलियां मारी गई, जो मतीउल्लाह जहां साहब और उस तरह के बाकी साहबियों के साथ जो सलूक किया गया। और 2000 एक चीज ज़हन में रखिएगा, 22 के अंदर किसने मशवरा दिया था कि पंजाब की जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली से आप बाहर आ जाएं, जो केपीके की असेंबली है इससे बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक वजीर आजम। चले, ये तो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बताए जाने वाले मजालिम जो ढाए गए वो हमें तफसील बता दी। राना साहब, मेरा सवाल ये था, शायद आप तक सवाल नहीं पहुंचा, ये हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू हो। सवाल ये था कि कुछ लोग मुतमईन नजर नहीं आ रहे मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। मैं मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ही स्टार्ट कर लेती हूँ कि कल भी वो थोड़े खफा बड़े रंजीदा से नजर आए, और एक आम तासुर भी यही आ रहा है कि बड़े मियां साहब भी मुतमईन नहीं है, वो भी खुश नहीं है। मतलब वो तो इस माइंडसेट के साथ आए थे कि आगे हुक्मरानी उन्होंने करनी है, और राना सनाउल्लाह साहब का कल ही का ये बयान, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब में शायद के इतना उनकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है कि वो हुकूमत को 2 साल तक लेकर चल सकें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये पहली तो बात है कि एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी नून में से सीन निकलेगी, सीन में से मीम निकलेगी।
पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम प्रोपेगेंडास के ऊपर चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज की ताकत है, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की ताकत है। वो पूरी कुव्वत और ताकत के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े हैं। उनकी मुशावरत के साथ एक एक फैसला हो रहा है। पार्टी का कोई फैसला हो, अब हुकूमत साजी का कोई फैसला हो, इसके अंदर हर चीज जो है पार्टी बानी मुशावरत करती है। और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो मैं समझता हूँ फैसला है वो बिल्कुल कतई और आखिरी होता है, क्योंकि इतना सीजन पॉलिटिशियन पाकिस्तान के पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बाकी जिन दोस्तों की आप बात कर रही हैं, देखें जमहूरी हम एक पार्टी है, जमहूरी पार्टी के अंदर कुछ दोस्तों को इख्तलाफ हो सकते हैं, कुछ दोस्तों का इख्तलाफ राय होता है, हम हमेशा उसको बिल्कुल एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन एट द एंड फैसला वो होता है जो अक्सरियती राय से किया जाता है। और आज अक्सरियती राय से फैसला ये है कि हमने मिसाके मईशत को पाकिस्तान के अंदर मईशत की बहाली से लेके पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अवाम का हाल हो चुका है, मईशत को किसी न किसी तरीके से बेहतर किया जाए। तो राणा साहब आप क्या समझते हैं, जिस तर्ज सियासत की थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान तरीके साहब की तरफ से किया गया, उसी से आप सबसे ज्यादा नाला भी हैं, उस तर्ज सियासत को किस तरह से डिफेंड करेंगे? वो तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक्टिव, हमने देखा कि नून लीग के मीडिया सेल से भी काउंटर करने की कोशिशें की जाती नहीं, लेकिन आपको लगता है कि फिर काम ज्यादा करके दिखाने होंगे? जिस तरह से मरियम बीबी पंजाब में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब विफाक में मौजूद हैं, तो काम के हवाले से जवाब देना पड़ेगा, काम करके काउंटर करना पड़ेगा उनकी तमाम स्ट्रेटजीज को और उनके तमाम प्रोपेगेंडास को। देखिए, मैं तो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जब तक कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ेगा, जब तक अवाम एहतसाब इस बात पर नहीं करेंगे कि आपको मैंडेट मिला था, आप इक़्तिदार में आए, आपने डिलीवर क्या किया, जब तक डिलीवरेंस की बुनियाद पर वोट नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान का अलमिया ये है कि 5 साल जो नवाज शरीफ साहब ने दिन रात पाकिस्तान में काम करके पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान के अंदर से लोड शेडिंग का खात्मा किया, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पे खड़ा किया। आज कराची का अमन जो हमें नजर आना शुरू हुआ, आज जो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि तखरीबकारों का खात्मा हुआ, अवाम को एक झूठा चूरन बेचा गया और उस चूरन की बुनियाद के ऊपर जो है ये इलेक्शन के अंदर। और दूसरी बात ये है कि जो मैं प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ, उस इलेक्शन को भी देख लें, 2/3 वो पाकिस्तानी जिन्होंने वोट डाला, उन वोट डालने वाले 2/3 मेजॉरिटी ने जो है पीटीआई और उसके कैंडिडेट्स को मुस्तरद किया। लेकिन आज अगर आप प्रोपेगेंडे को देखें तो वो एक और तरह का प्रोपेगेंडा नजर आता है। तो जब तक पाकिस्तान को हम सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर, डिलीवरेंस की बुनियाद पर, और मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर अब ये रवैया जो है, इन रवैयों का इख्तिताम करना होगा। अच्छा राना मशहूद साहब, आपने गवर्नेंस की बात की, आपने कारकर्दगी की बात की। 2013 में जब हुकूमत बनी आप लोगों की, तो उस वक्त मैंने देखा कि आप सूबाई वज़ीर तालीम के ओहदे पर फाइज रहे। ये बताइएगा, अब चूंकि मरियम साहिबा इस वक्त सूबे की वज़ारत आला के मनसब पर हैं, आपके हिस्से क्या जिम्मेदारी आ रही है? आप किस तरीके से रोल प्ले करते हुए हमें नजर आएंगे? मुझको बड़ा इस बात में अल्लाह का शुक्र है कि जो जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने पहले माजी में भी, अल्लाह का फजल है, मुझे फख्र है कि तालीम के मैदान में जो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम होता था, उसमें कहा गया कि पंजाब का मॉडल 2013 से 18 तक का वो मॉडल है जो बेस्ट 5 मॉडल्स में से, इमर्जिंग मॉडल में से वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स है। नंबर 2, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ लें कि जिसने कहा 2018 में कि पंजाब का एजुकेशन सिस्टम का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं बल्कि एशिया के बेहतरीन मुल्कों के साथ है। तो और ये सिर्फ एक फील्ड एजुकेशन की बात नहीं है। आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो हेल्थ के अंदर जिस तरह तरक्की हुई, जिस तरह आप एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फाइनेंस, हर चीज को आप उठा के देख लें, डिलीवरेंस थी। और तो बतौर सियासी वर्कर तो माशाल्लाह आपकी भी तरक्की हो गई है, आप भी विफाक में आ गए हैं, तो कुछ सोचा फिर आपने, कोई मुशीर का ओहदा मिलने लगा है आपको? ये फैसले पार्टी ने करने हैं।
ये मुझे जरूर ये वफाक में आएंगे, लेकिन इस पार्टी के कायदे मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है। मैं एक वर्कर हूँ, मुझे जहां पे भी रखेंगे, माजी में भी काम किया, आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है राना साहब, करेंगे। ठीक है राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बताइएगा। नवाज शरीफ ने भी मौलाना को मनाने की कोशिश की है, मफाहमत के लिए उनके घर भी गए हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी दूरियां हैं जो मौलाना फजलुर रहमान अब मानने को तैयार नहीं है? आप भी उन मुलाकातों में साथ ही थे, तो आप अब किस तरह से देख रहे हैं? मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर से मफाहमत की बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता है। दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। देखें, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन से पहले भी मैं कहता था कि ये जो पीडीएम है ना, इसमें जो जमातें हैं, हर जमात का अपना अपना एक मंशूर है, हर जमात का अपना अपना एक सियासी नुक्ता नजर है, लेकिन पाकिस्तान की बहाली और खुशहाली के लिए सब इकट्ठे हैं। और आज भी जो चैलेंजेस हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए भी एक सियासी शख्सियत है, एक कदावर शख्सियत है। उनके जो इश्यूज हैं वो इश्यूज देखें, उनके इश्यूज केपीके के अंदर धांधली के हवाले से हैं। उनके ज्यादा इश्यूज जो हैं वो जो केपीके के अंदर इलेक्शन हुए उसके अंदर अब जो वहां का रिजल्ट और आप जो सारा कुछ देख रहे हैं, जो दूसरों पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, उनके अपने सूबे के अंदर जो धांधली नजर आ रही है। और दूसरा जो इसके बाकायदा इश्यूज है, उन इश्यूज के ऊपर जो है मैं ये समझता हूँ कि मौलाना के साथ हमारी मुलाकात हो रही है, उनका एक सियासी नुक्ता नजर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान की तरक्की और सरबुलंदी के लिए मौलाना साहब जो है वो हमारे साथ खड़े होंगे और अनकरीब कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आएगा। लेकिन शिकस्त उन्हें केपी में हुई और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मतलब उनकी जो मुलाकात थी लीडरान के साथ हुई है, उनसे तो वो मिल रहे हैं। सियासी लोगों को सबके साथ मिलना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आपका आज का फिर आप दोस्ती का हाथ कब बढ़ा रहे हैं पीटीआई की तरफ? है ना, उनको भी तो राम कर रहे हैं ना, असेंबली भी तो चलानी है। मैं आपकी आवाज कट गई, सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, कुछ कहा आपने? जी जी जी, मैं ये कह रही थी राना साहब कि फिर पीटीआई की तरफ भी कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी विफाक में मौजूद हैं इस वक्त, और शहबाज साहब यकीनी तौर पर उनको भी कहा जाता है कि वो बड़ी ही बेहतरी के साथ मामलात को हल की तरफ लेकर चलते, क्योंकि ऐवान चलाना है, असेंबली फ्लोर पर हम देखेंगे वो कानून साजी में तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको राम करने के लिए क्या कुछ ना कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी। आपने कहा ना कि हम सियासी लोग हैं और सियासत करने पर ज्यादा करते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इसको बदकिस्मती से एक ऐसी सियासत बना दिया गया है जिसके अंदर सिर्फ दुश्मनाम तराजी, झूठ, बहतान, इसकी बुनियाद पे चला जाता है। सच जो है वो नजर ही नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बिल्कुल रिसेंट मिसाल दूंगा कि आज एक सोशल मीडिया के ऊपर आप रोज उठा के देखें कि आपको सबात से हटा के जो पेश किया जाता है उसका हकीकत से और असल से ताल्लुक ही नहीं होता। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हम जो है एक चीज पर फोकस्ड हैं कि हमने तमाम जमातों को साथ लेके चलना है, हमने तमाम जमातों को एंगेज रखना है, क्योंकि आज ये पाकिस्तान की बका की जंग है। आज जो IMF का वफद जो पाकिस्तान पहुंचने वाला है, हमने अल्लाह के फजल से IMF की तमाम शराइत को शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 16 माह के, तो मैं समझता हूं कि उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो ये है कि उन्होंने ना सिर्फ IMF को इंगेज किया, उसकी शराइत तमाम तर साजिशों के बावजूद जो है, आपको पता है साजिशें, चलिए इसमें कोई शक नहीं राना साहब की IMF की शराइत को तस्लीम करना और कोई बेहतरी का रास्ता मुर्शिद की तरफ निकालना आपकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। विशिंग यू वेरी गुड लक। विफाक में आप लोगों का रोल बड़ा ही इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। लेट्स सी कि आगे किस किस्म के फैसले सामने आए। साहब हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, रियो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के हवाले से, जिसमें ज़बरदस्त किस्म के मैचेस जारी हैं और कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो कि हम सब ने देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड
वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो इसको बाबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब जब बाबर की टीम हारती है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं। और बाबर की जो परफॉर्मेंस है, कल वो रन आउट भी हो गए, स्कोर भी नहीं कोई अच्छा कर सके, साइम अयूब भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, मोहम्मद हारिस भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इसलिए जो तीनों ओपनिंग ऑर्डर के जो बैट्समैन थे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, इसलिए पेशावर ज़ल्मी की टीम कल का इंपॉर्टेंट मैच हार गई है। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 196 रन मेरा ख्याल उन्होंने बनाए थे, और 167 पर जो पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम है आउट नहीं हुई। ओवर्स पूरे हो गए थे, ओवर अगर हमें थोड़े ज्यादा मिल जाते तो हम शायद जीत जाते। हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप में कहते थे थोड़े से ओवर्स अगर और मिल जाते तो पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। बहरहाल किसी एक ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है, लेकिन जब बाबर हारती है तो अनवार को बहुत ज्यादा दुख होता है, और उनके दुख में बहुत सारे लोग उतने ही बराबर के शरीक भी हैं। लेकिन जो पॉइंट्स टेबल है वो तो हमें कोई और ही स्टोरी बता रहा है। मुल्तान सुल्तान्स नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, नंबर 3 पर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, और नंबर 4 पर हैं पेशावर ज़ल्मी हो है। तो क्या ये जो लाहौर कलंदर जो कराची किंग्स है वो इस टाइम इन शॉर्ट खुदे लाइन लगे हुए हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टॉप 4 की टीमें हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर 1 पर हमें मुल्तान सुल्तान दिखाई दे रही है, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई चांसेस बचे हैं कराची के और लाहौर के, लेकिन कराची और लाहौर के पीछे रहने के जो असबाब हैं वो आपको क्या लग रहे हैं? शुएब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग अभी तक नहीं हुई। जी शुएब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर जो कि 5वीं 6वीं पोजीशन पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या ऐसी वजूहात आपको लग रही हैं कि टॉप 4 में ये दोनों टीमें क्यों नहीं हैं? दिफाई चैंपियन थे लाहौर कलंदर्स। शुक्रिया बहुत। पहली बात तो यह है कि यह कहना बिल्कुल भी कबल वक्त नहीं होगा और गलत नहीं होगा कि जो तो लाहौर कलंदर था ना, उन्हें तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, और जो थी कराची किंग्स, उनके जो फर्स्ट 3 बैटर्स हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो जो फर्स्ट 3-4 बैटर्स हैं उन्होंने 50 तक स्कोर नहीं की। तो अगर आपके पहले 3 या 4 बैट्समैन रन्स नहीं करेंगे तो आप कैसे ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा बड़ा टोटल सेटल कर सकते हैं या बड़ा टोटल जो है वो चेज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बॉलर जितना अच्छा मर्जी बॉल कर दे, मगर जब बैटर बैट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे ये गुमान भी कर सकते हैं कि आप मैच जीतेंगे। तो मेरा ख्याल है उनको ओवर कॉन्फिडेंस मार गया और इनके फर्स्ट 4 बैटर्स मार गए। ठीक, और ये जो टॉप 4 में हमें नजर आ रही है, लेट्स स्टार्ट विद मुल्तान सुल्तान एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान ही एक ऐसी टीम है जो हमें फाइनल तक भी नजर आएगी, या ये भी कहना अभी हमारे लिए मतलब बहुत अर्ली होगा कि हम लोग मुल्तान सुल्तान को बड़ा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान जो है वो अगर मैं आपको इसके बारे में भी थोड़े से स्टैट्स बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। जब से मुल्तान सुल्तान ने रिजवान को कैप्टन बनाया तब से, उससे पहले 32 मैचेस हुए थे, 13 विन थे और 16 हार थी उनके मुकद्दर में। और जैसे ही आफ्टर रिजवान जो है वो खेले हैं, उन्होंने 43 मैचेस खेले हैं जिनमें से 30 विन है, जो कि मोस्ट ऑफ द किसी एक कैप्टन के लिए मोस्ट विन्स है पीएसएल के अंदर, और 13 लॉस्ट है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब से रिजवान को कैप्टन बनाया मुल्तान सुल्तान ने, तब से उनका ग्राफ जो है वो उसकी एक मैं कह रहा हूं कि इतनी लर्निंग कर्व उनकी हाई हुई है कि वो लोग बिना कुछ किए ही ऐसे हंसते हंसते ही मैच जो है वो जीत लेते हैं और अगली टीम को प्रेशर मिलता है। ठीक है, तो शुएब, एक और ट्रेंड भी सेट किया है मुल्तान सुल्तान ने, जो फीमेल कोचेस मुतारिफ करवाई हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो फीमेल कोचेस बेसिकली ऐसा था कि आपको पता होगा जो अली तरीन है राइट नाउ, जो मुल्तान सुल्तान के करता धरता है, वो क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट है, और खास तौर पे जो लड़कियों की क्रिकेट है उसको लेके बहुत पैशनेट है। और उन्होंने जो उनकी आबाई जमीन है लोधरा में, वहां पे एक बहुत अच्छी यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक बनाई हुई है उन्होंने लड़कियों के लिए खास तौर पे। वैसे तो वहां पे लड़के भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कैथरीन जो थी ये वहां पे थी, वहां पे बॉलिंग कोच थी। तो उन्होंने फिर बाद में ये सोचा कि व्हाई नॉट कि अगर हम ये एक ट्राई करें इस तरह से। और आप देखें कि उनके पास मोहम्मद अली, जो कि एक मंझा हुआ जिसने बहुत सारी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेली हुई है, डोमेस्टिक खेली हुई है, वो वहां पे गए हैं। उसके बाद जितने भी यंगस्टर थे वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो आप उनके एक सिग्निफिकेंटली जो है ना वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने वो
डेथ ओवर में रिलायबल रहे हैं और कितना उन्होंने उस चीज को सीखा है। ये यानी कि उन्होंने ये नहीं किया कि यार ये लड़की है या फीमेल कोच है तो हम इससे नहीं सीखेंगे, क्या हमें इनसे कम आता है। उन्होंने अपनी सिर्फ लर्निंग कर्व को बढ़ाने के लिए तो ये स्टेप लिया और मेरा ख्याल है ये अप्रिशिएटेबल है। ठीक है, अच्छा जरा कल की परफॉर्मेंसेस की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जहां से नवार ने स्टार्ट लिया था अपने इंट्रो का, शादाब ने कल बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। 51 गेंदों पर 80 रन और 3 विकेटें भी माशाल्लाह उन्होंने साथ निकाली। मतलब ये कि कल उन्होंने अपने ऑलराउंडर होने का सबूत है। एक ऐसी परफॉर्मेंस दोबारा फॉर्म में आ रहे जो कि उनके शायकीन जो थे, जो कि क्रिकेट फैंस थे, काफी अरसे से देखना चाह रहे थे शादाब को अपने इस रिदम में। देखिए बिल्कुल शादाब का इस तरह से रन्स करना और देन फिर 3 विकेट्स को लेना वो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट एक परफॉर्मेंस जरूर है। मगर एक चीज आप दोनों और आपके सुनने वाले जो हैं वो इस चीज को जरा थोड़ा सा ज़हन में रखें कि ये जो विकेट है ये पिंडी का विकेट है और पिंडी का जो विकेट है वो बहुत ज्यादा फ्लैट ट्रैक है और पूरी दुनिया के अंदर इसको यानी कि बैट्समैन पैराडाइज के तौर पे गिना जाता है। ठीक है, और शादाब का ये होम ग्राउंड भी है क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेला और उनका ये ग्राउंड भी है। तो नो डाउट एक आपको जब क्राउड की सपोर्ट मिलती है, दूसरा आप फिर कैप्टन होते हैं, अपने आप को शफल कर सकते हैं, जहां मर्जी आप अपने आप को खिला सकते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक और भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टैट देख रहा था कि चौथे नंबर पे जो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं राइट नाउ जितने भी प्लेयर्स हैं पूरे पीएसएल के अंदर, इस पीएसएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो शादाब का ही है 151.4, जिससे कि ये तो आइडिया हो रहा है कि वो अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। अब फ्रीडम उनके पास खुद के पास मौजूद है और वो खुद कैप्टन है। वो 7वें नंबर पे भी खेलने आ जाते हैं, वो चौथे नंबर पे भी खेलने आ जाते हैं, वो 5वें नंबर पे भी खेलने आ जाते हैं। तो आई थिंक सो कि इस तरह से उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और दूसरी बात उनके सबसे बड़ी अच्छी ये है कि नियर फ्यूचर में जो हमारा वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए उनको एक तैयारी का भरपूर मौका भी मिल रहा है। ठीक है, अच्छा शुएब, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं बाबर जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कल रन आउट हो गए और बाबर अगर स्कोर कर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं टीम के जो चांसेस हैं हमें जीते हुए भी जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो पूरी ही टीम फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। आमिर जमाल ने अच्छी बैटिंग की लेकिन वो टीम को जितवा नहीं सके हैं। फिर भी बाबर पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए आप पिछले 5 या 6 पीएसएल्स देखें तो पीएसएल्स के अंदर बाबर सिग्निफिकेंटली जो है वो हर पीएसएल के अंदर अपनी स्ट्राइक रेट को दर्जा बदर्जा जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं। राइट नाउ अगर आपने पिछली इस्लामाबाद वाली उनकी इनिंग्स देखी होगी जो उन्होंने आई थिंक 111 या 112 किए थे, तो उसमें उन्होंने बहुत कम बॉल्स खेले थे। तो वो तनकीद करने वाले तो ऑब्वियसली तनकीद करते रहेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो हर किसी ना किसी ने बेचना है ना। तो मगर बात वही है कि अगर बाबर के साथ 1-2 प्लेयर ऊपर या 1-2 जो है वो फिनिशर अच्छे मिल जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है इसके अंदर या आने वाली जितनी भी सीरीज है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। यहीं पे आप देख ले कि जैसे कल की बॉलिंग की है नसीम शाह ने और उसमें आपको वो 6, 7, 8 महीने पुराने वाला नसीम शाह नजर आया होगा जिसकी इन स्विंग भी हो रही है, जिसकी आउट स्विंग भी हो रही है, जिसके पास लेंथ बॉल्स भी हैं, जो बहुत अच्छी बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग दोनों की तरफ निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज भी आगे चल के पाकिस्तानी टीम को जरूर फायदा देगी। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा शुएब कि अब हम लोग अगर आने वाले दिनों में देखें तो बहुत सारी टीम में हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी देखने को मिले कि जिन्हें आगे चलकर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इस्तेमाल कर सकें। अच्छा मीनवाइल आप जरा हमारे साथ ही रुकिएगा, एक ब्रेकिंग का हमें कहा खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे कराची से एमेजना रोड से, जहां पर जामे क्लॉथ मार्केट में आग लगने का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और इस वाकये के मुताबिक अभी ये बताया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड के हुक्काम हैं वो ये बता रहे हैं कि आग की शिद्दत ज्यादा होने पर शहर भर से जो फायर टेंडर्स हैं वो तलब कर लिए गए हैं। हमारी स्क्रीन पर भी मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं कराची के मनाजिर हैं जहां एम ए जिनाह रोड पर जामे क्लॉथ मार्केट के करीब जो दुकानें मौजूद हैं उसमें आग लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आप हमें अपडेट करें। एक बार फिर से बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब आप बताएगा नए टैलेंट के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के इस 9वें एडिशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि कौमी टीम में हमें बहुत जल्द नजर आएगा या हो सकता है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी हो? देखिए सबसे पहले जो आपने एक हाइप देखी होगी, एक बॉलर है कोयटा ग्लैडिएटर के जो थोड़ा सा रुक के बॉल करते हैं, उनका नाम है उस्मान।
वो बहुत ज्यादा खेल चुके हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, और जो बॉलिंग एक्शन है उनका वो ऐसा है कि मेरा ख्याल है वो किसी भी प्लेयर को, आपने देखा होगा कि उन्होंने शोएब मलिक जैसे एक ऐसे प्लेयर को डॉज किया है जो क्रिकेट जो स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट के डॉक्टर कंसिडर होते हैं, और वो इतना अच्छा स्पिन को खेलते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक, हालांकि वो 41-42 इयर्स के हैं, इतने मंजे हुए प्लेयर कोई पाकिस्तान में होगा जो क्रिकेट जो स्पिनर को बड़े बेहतर खेलता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा अगर आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर ये जो हुनैन शाह है और उबैद शाह हैं, क्योंकि ये दोनों अभी राइट नाउ अंडर 19 खेल के आए हैं, ये भी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद ये भी पाकिस्तानी टीम में जगह बना ले। इसके अलावा अगर आप पेशावर ज़ल्मी में देखें तो उनके जो स्पिनर हैं, आल्दो के कल उन्हें थोड़ी सी पिटाई हुई है, और सलमान अली आगा ने उनको बहुत अच्छे 2 लेंथ बॉल के ऊपर जो है वो छक्के जड़े हैं, मगर वो बॉलर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने लास्ट मैच में 19वें ओवर में 4 विकेट्स लिए थे। तो ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बॉलिंग के हवाले से आगे चल के पाकिस्तानी टीम को सर्व कर सकते हैं। और बैटिंग में अगर देखा जाए तो मुझे अभी तक कोई अनफॉर्चुनेटली लोकल प्लेयर्स में ऐसा नहीं बंदा नजर आया जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, या किसी ने इतनी अच्छी प्रॉमिसिंग क्रिकेट खेली हो। वही गिने चुने नाम है, बाबर आजम हो गया, अपना शादाब हो गया, उसके अलावा उस्मान हो गया, मगर उस्मान क्योंकि ओवरसीज कैटेगरी में है। लेकिन मैं रिजवान की बात कर रहा था। उस्मान तो वी नो कि वो दुबई की टीम की तरफ से शायद खेलेंगे, लेकिन अभी जो कप्तानी वाला एक मार्का है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? वो किस तरह से सर होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए? शाहीन शाह अफरीदी पर बड़ी तनकीद की जा रही है, और दूसरी तरफ रिजवान को बड़ा सराहा जा रहा है उनकी कैप्टनसी पर। तो ये डिसीजन चेंज हो सकता है आने वाले वर्ल्ड कप के लिए या नहीं? देखिए, डिसीजन को चेंज मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए। उसकी वजह बहुत माकूल ये है कि यही प्लेयर्स सारे के सारे जो है, जब बाबर कैप्टन था तो यही प्लेयर्स खेल रहे थे और बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। सिर्फ 2 एशिया कप और देन वर्ल्ड कप एक ऐसा आया जिसके बाद बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया और शाहीन को ले आए। उसके बाद शाहीन आया, हमने न्यूजीलैंड में सीरीज खेली, 4-1 से हारी। उसके बाद शाहीन PSL के अंदर आए, और वो भी आपने देखा कोई मैच अभी तक नहीं जीता लाहौर कलंदर ने, एक सिर्फ टाई हुआ और 1 पॉइंट उनको मिला। इसके अलावा आगे चल के फिर अभी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज है, उसके बाद फिर हमारा जो है वर्ल्ड कप है। मेरा ख्याल है कि टीम को सपोर्ट करना चाहिए शाहीन अफरीदी को, एक बड़ा इवेंट है, और अगर आप इतनी जल्दी किसी को लगा के उतार देंगे और सिर्फ इस प्लेयर्स का मोराल भी डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली वो खुद फिर शटर कर जाएगा, और वो खुद भी मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगा। आल्दो शाहीन एक अच्छे दिमाग का खिलाड़ी है, वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया को मोहम्मद शोएब, आप हमें तमाम तर इस इशू पर अपने एनालिसिस दे रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। तो नई गवर्नमेंट तो बन चुकी है, लेकिन जिन चैलेंजेस का सामना इस गवर्नमेंट को होने जा रहा है वो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है फिर एक और IMF प्रोग्राम में हमें जाना पड़ेगा, और IMF प्रोग्राम में जाने का ये मतलब है कि हम तमाम लोगों पर एक इजाफी बोझ जो है वो फिर से डाला जाएगा टैक्सेस की सूरत में। तो गुज़श्ता 2 दहाइयों से भी जैसा से हम देख रहे हैं, चीन के साथ पाकिस्तान की जो तिजारत का सिलसिला है, बरामदात का जो हुजम है वो सालाना 15 के हिसाब से बढ़ा है, और 1995 में इसकी जो मालियत थी वो $616 मिलियन थी, जो कि बढ़कर इस वक्त $23.5 अरब से भी बढ़ चुकी है। तो जो नई मुंतखब हुकूमत है उनके बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारियां संभालने के बाद चीन के साथ जो आज़ाद तिजारती मुआहदे हैं उसके तहत अशिया की तरसील बढ़ाने पर भी बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम और कमज़ोर मुआशी पॉलिसियों से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा था, पाकिस्तान का जो बरामदी शोबा था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, और अब वक्त आ गया है कि उस पर भी बड़े अच्छे तरीके से काम किया होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और जिसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मस्तूमात और स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर 18% GST नाफिज की जाएगी। ये IMF की तरफ से जो है इस तरह के जो मुतालिबात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। दूसरा ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमतें कम ना करने का फैसला मंजूर आम पर आया है, और रमजान पैकेज के तहत चीनी, आटा और घी की
मौजूदा कीमतें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। इसी पर बात करते हैं, माहिर मुंशिद इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सो मच इरफान साहब अपना वक्त देने के लिए। सर 10 दिसंबर में निगरान वज़ीर तजारत ने दौरे चीन के मौके पर चीनी सनतकारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी करने की दावत दी थी और फिर दोनों ममालिक ने तजारती अदाद-ओ-शुमार में फ़र्क खत्म करने पर इत्तफाक भी किया था। आपको लगता है कि वो जो इत्तफाक हुआ था अब वो मौशी पॉलिसियों में हमें नजर भी आना चाहिए और इसका मुस्तकबिल में क्या असर होगा? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। देखें, अब पिछले जो तकरीबन मैं ये कहूँगा कि 12 महीनों में कुछ अच्छे मेजर्स लिए गए हैं इकॉनमी के, जिसकी वजह से जो हमारे इम्बैलेंसेस थे एक्सटर्नल यानी और डोमेस्टिक, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए। सो अब इकॉनमी जिस सतह पर खड़ी है, अब नई हुकूमत को चाहिए कि उन मेजर्स को न सिर्फ जारी रखे बल्कि कुछ ऐसे रिफॉर्मिस्ट अप्रोच लेकर आए जिसके ज़रिए जो मईशत जो है वो अब आगे की तरफ बढ़े, ना कि पीछे की तरफ जाए। हमने जो पिछले 3 सालों में जो बड़े शॉक्स उठाए हैं, कोविड का या उसके बाद फ्लड का, उसकी रिकवरी अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जब ये नई हुकूमत आई है, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अब हम क्राइसिस में उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आज से 1 साल पहले थे। सो अब एक अच्छी वो कहते हैं ना फाउंडेशन मिली है इस हुकूमत को कि वो अपनी अच्छी पॉलिसियों के ज़रिए, अपने कुछ बेहतर फैसलों के ज़रिए इस इकॉनमी को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी हैं। और अगर आपको याद हो, पिछले साल कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ ने, जिसमें सऊदी अरब ने, कतर ने और कुवैत ने हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस दी थी। वो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए तो वो पाकिस्तान के साथ उस पर बातचीत करे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपके सामने ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। IMF का 24वां प्रोग्राम, आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर ये आप गलती करेंगे कि आप दोबारा उन्हीं टर्म्स के ऊपर चले जाएंगे IMF के साथ, तो वो आपको फिर मुश्किलात में डालेगा। आपको एक नया बेहतर प्रोग्राम निगोशिएट करना चाहिए IMF के साथ, और उसके अंदर जैसे आपने खुद कहा कि हम जो इम्बैलेंसेस हैं, हमारे टैक्स के इम्बैलेंस हैं, हमारे पेमेंट्स के इम्बैलेंस हैं, उनको एड्रेस करें। और देखें, एक बड़ी हमारे यहाँ एक परपेचुअल प्रॉब्लम है इकॉनमी का। हम डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी जो एक ख़ास तबका है उसको मुश्किल में नहीं डालते, हम हमेशा वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लास को ही मुश्किल में डालते हैं। ये अप्रोच हमारी, लेकिन इरफान साहब, फिर इस कंफर्ट जोन से अगर नहीं निकलेंगे तो फिर 24वां क्या, फिर 25वां, 26वां, 27वां प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा और उसका जो बर्डन होगा वो तो फिर अवाम पर ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो फिर इसका मतलब कोई भी नहीं सोच रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे हुक्मरान को अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम आसान रास्ते ढूंढते हैं कि चूंकि ये इस तरफ हम लोड डाल देंगे टैक्स का, या हम ये जो प्राइस के इंडेक्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर है वो हम वर्किंग क्लास पर डाल देंगे, तो उससे हमारे सोल्यूशन तो फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इकॉनमी के मसाइल होते हैं और बर्डन है वो बढ़ता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपका रियासत लाती है या जो बड़ा इन्वेस्टर है वो लाता है, लेकिन जो उसको इकोनॉमी की उसमें प्रोडक्शन में ढालता है वो वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास है। अगर आप उनके ऊपर ही बोझ बढ़ाते जाएंगे तो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और फिर वो जो मईशत का पहिया है वो तेज नहीं चल पाता। सो हमें ये सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पर हम कितना लोड मजीद डाल सकते हैं, टैक्सेस की सूरत में या प्राइसेस की शक्ल में, या और दीगर जो हमारे जो इकोनॉमी के मसाइल हैं वो अब ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। अब आपको उसको फैसिलिटेट करने का वक्त है। आप फैसिलिटेट करेंगे तो ये आपको प्रोडक्शन भी देगा। अगर आप नहीं करते, और आप ये देख लीजिए पिछले कुछ अरसे में जो प्राइस की इंडेक्स की वजह से जो मिडिल क्लास का बजट है घर का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में चला गया है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, वो मज़ीद ऑप्शन नहीं ले पा रहा। सो हमें इस तरफ गौर करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस हुकूमत के पास 3-4 बड़े अहदाफ होने चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट को सामने पाकिस्तान लेकर आना। आपने सही कहा, चाइना इस वक्त सिर्फ ट्रेड में नहीं कर रहा वो, बल्कि अभी एग्रीकल्चर में भी बड़े फार्म डेवलप कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट वो दे रहे हैं। और आज ही मुझे पता लगा है कि एक बड़ी वो ट्रांसपोर्ट वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि यहाँ एग्रीकल्चर को बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज करेगी, फलपुर से कर रहे हैं।
इसी तरह के और सेक्टर्स भी खोल रहे हैं, साउथ भी इंटरेस्टेड हैं आपकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में। तो हमें नए एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट खोलने चाहिए, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। वर्किंग क्लास को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको चैरिटी नहीं चाहिए। ये जो हम चैरिटी अप्रोच करते हैं ना कि राशन बांट कर हम कहते हैं कि गरीब की मदद कर दें, ये अप्रोच हमारी कौम को मजीद नुकसान देती है। आप उनको रोजगार दें, कैश फॉर वर्क दें ताकि लोग काम करें, और जब वो काम करेंगे तो आपकी मईशत बेहतर होती है। अच्छा इरफान साहब, आईएमएफ ने जिन चीजों पर 18% जीएसटी का मुतालबा किया है उससे महंगाई में डेफिनेटली इजाफा तो होगा, लेकिन आईएमएफ के मुसलसल मुतालबात ने अवाम का जीना भी दोभर कर रखा है। ऐसे में आपको लगता है कि नई गवर्नमेंट कोई ना कोई रिलीफ दे पाएगी? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रही हूँ कि हमें लोगों को चैरिटी नहीं देनी, हमें एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करने हैं, लेकिन बावजूद इसके आईएमएफ ने जिस तरीके से 18% जीएसटी का मुतालबा किया है, इसके बाद हो सकेगा कुछ इजी लोगों के लिए? देखिए, आईएमएफ जो कंडीशन लगाता है ना, वो लगाता है एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए। वो ये नहीं कहता कि आप गरीबों पर बोझ डालें। आप ये देखिए कि उनकी जो पिछली स्टेटमेंट है, अभी जो उनका रिव्यू हुआ था जनवरी में, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने आपसे जरूर मुतालबा किया था कि आप टैक्स रेशियो बढ़ाएं, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर लोड को बढ़ाएं, बल्कि आप उसको एक्सपैंड करें। जो लोग टैक्स नहीं देते या जो इकोनॉमी की उस डॉक्यूमेंटेशन से बाहर है, उनको अंदर लेकर आए। सो हम वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम जो बाहर से कंडीशंस आती हैं, आईएमएफ की है या और जो हमारे जो हमें लोन देते हैं ग्रुप्स हैं या मुल्क हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें हर हाल में गरीब से टैक्स लेकर दो। ये हमारी हुकूमतों के फैसले होते हैं कि जो हम कमिटमेंट्स देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अभी तक अप्रोच यही रही है कि आसान सोल्यूशन लिखे जाएं, जहां मुश्किल होती है, जहां आपका पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वहां आप जाते नहीं हैं। आप मसले से देख लें कि बिजली और गैस के बिल आप उस तबके से नहीं लेते, और उसके बड़े बड़े एरियाज हैं और वो आप उनसे नहीं लेते। आप उसका जो डेफिसिट है या उसका जो शॉर्टफॉल है वो आप गरीब पर या वर्किंग क्लास पर डालते हैं। सो ये अप्रोच गलत है। जो आपकी हुक्मरानी की अप्रोच है उसमें फंडामेंटल इश्यूज हैं। लेकिन इरफान साहब, अगर इसी अप्रोच के साथ चलते रहेंगे और वो तमाम काम नहीं करेंगे जो करने चाहिए, जब हम आईएमएफ के किसी भी प्लान की बात करते हैं, अब हम तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ तो नहीं कहता गरीबों पर बोझ डाले, हमारी हुकूमत बोझ डालती है, तो वो तो बोझ डालते रहेंगे और गरीब जो है वो बोझ उठाता रहेगा। जो बेहतर करने की चीजें हैं वो ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाएं, हम अपने मामलात भी ठीक करें, हम आईएमएफ के इन प्लान से निकलें। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर में यही तमाम बातें की हैं कि हमें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत है जो फिर ये बोझ उठा भी सकेगी प्राइवेटाइजेशन का? देखिए, प्राइवेटाइजेशन मैंने पहले भी कहा था, ये पहला सोल्यूशन नहीं होता, ये आखिरी सोल्यूशन होता है। प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ फायदा ये होता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उठाती है, जो उसके डेफिसिट का, वो आप गवर्नमेंट नहीं उठाती, वो प्राइवेट सेक्टर उठा लेता है, लेकिन उसे कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली जाती है क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाती सही। तो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को कट डाउन करने की एक स्ट्रेटेजी तो हो सकती है, लेकिन गुर्बत को या जो लोगों की मदद करने का जो अज़म है वो उसको पूरा नहीं कर सकती। तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत पहले आपको एक्सपेंडिचर कट करने चाहिए। देखिए, आप ऑस्टेरिटी की बातें करते हैं, हमारे हुक्मरान के जी हम बचत करेंगे, हमें बचत नहीं करवानी, आप एक्सपेंडिचर कट डेल करें। आपने इतने बड़े बड़े महकमे फेडरल रखे हुए हैं जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो आम लोग उठाते हैं। सो आप अपने गवर्नमेंट के या गवर्नेंस के एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करें। उसमें जब आप कमी लाएंगे तो आपके पास एक फिस्कल स्पेस बनती है। वो फिस्कल स्पेस फिर आप और बहुत सारी जगहों पर लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, ट्रेड में लगाएं, फ्यूचर प्रोग्राम्स में लगाएं। तो ये मत करें कि आप एक्सपेंडिचर कट डाउन नहीं कर रहे और आप चलें, इसका फैसला तो साफदार साफ करेंगे। लेट्स सी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना सपोर्ट उन्हें फ्राहम करती है, बार बार आजमाए हुए होने के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपका माहिर मुर्शिद, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और अब लीप डे की बात कर लेते हैं, जो कि हमने कुछ दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन आज लोगों ने बड़ा पसंद किया सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज थी। वैसे तो बाप और बच्चे की जो तारीख पैदाइश है उसका भी एक होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल बात समझी जाती है, लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी भी हुई है और वो भी लीप डे 29 फरवरी को ही ये वाकया पेश आया है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन जिसको समझा जाता है। अमेरिका में ऐसा हैरत अंगेज वाकया पेश आया है, ये इत्तफाक हुआ है
डैलन ग्लास 29 फरवरी 1996 को पैदा हुए थे और उनके बेटे की जो पैदाइश है वो 29 फरवरी 2024 की सुबह 7:47 पर हुई है। तो अब इनकी जो सालगिरह है वो भी फिर ये 4 साल बाद मनाएंगे या फिर 28 फरवरी को मनाएंगे या 1 मार्च को मनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़ा ही कम इम्कान पैदा किया जाता है या जाहिर होता है कि बाप और बेटे की पैदाइश एक ही रोज हो, और स्पेशली जब हम लीप ईयर के हवाले से बात करते हैं तो ये भी बड़ा ही इम्पॉसिबल सा नजर आता है। लेकिन यहाँ पर डैलन ग्लास जो है वो खुद बड़े हैरान हैं कि मुझे नहीं ये यकीन आ रहा कि वाकई ऐसा हो क्या होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि अमूमन 29 फरवरी को किसी फर्द की पैदाइश का इम्कान 1461 में से सिर्फ 1% होता है। सो हाउ लकी ही इज। बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम हो चुकी है। लेकिन जब हमने लीप डे को भी डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि इन अफराद की जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो या 28 फरवरी के हिसाब से होती है या 1 मार्च के हवाले से होती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कि 4 साल बाद इन्हें वो दिन दोबारा देखने को मिलता है 29 फरवरी का। तो बच्चे के वालिद डैलन ग्लास का भी ये कहना है कि वाकई हैरानकुन इत्तेफाक है उनके लिए भी, और वो उस पर बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो हमने एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर की, लेकिन एक खबर ऐसी है जो कि अफसोसनाक है, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ठट्टा में खुले समुद्र में माहीगिरों की कश्ती उलट गई है और हिजाब मोड़ो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। इब्राहिम हैदरी से रवाना होने वाली कश्ती की तलाश के लिए माहीगीर और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताजा गुल हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी ताजा गुल। जी बिल्कुल, ये बताया ये जा रहा है कि कराची के जो माहीगीर जो मछलियां पकड़ने जो समंदर की शिकार के लिए खुले समंदर में निकले थे, काम केटी बंदर के करीब जो है अंजाम और क्रेक के मुकाम पर इनकी कश्ती को हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में जो है कश्ती में सवार 50 से जायद जो है माहीगीर समंदर में डूब गए हैं। काम मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर माहीगीर जो इन माहीगीरों को रेस्क्यू कर रही है। काम जो उन्हें मुकामी ठट्टा इंतजामिया से रब्ता किया, इस हवाले से मालूमात ली तो इस वाक़े के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर लाइम निकली और उनको कोई भी इस हवाले से कोई भी इल्म नहीं था। ताहम अभी ये भी बताया जा रहा है कि कुछ माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दीगर की जो है रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया ताजा गुल, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जनाब, प्रोग्राम का ये हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। वैसे तो ये है हमारी नफ्सियाती और ज़हनी हेल्थ के हवाले से, लेकिन मैं तो इसको सुनने के बाद थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद एक छोटा सा नाम दूंगी, सानू की। ये वाला नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो सानू की से ना वो बहुत आगे हैं, जो कि हर्ट हो जाते हैं, जिनको जब लोग जज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा, जैसे आप कहते हैं कि वो दिल पर ले लेते हैं, मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, नहीं आती लोगों की, सोचते रहते हैं उसके बारे में, सेहत है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको मैंने देखा कि हमारे यहाँ डिस्कस भी नहीं किया जाता, और वो सबसे ज्यादा फिर इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पर करता है। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी वो खत्म करता है। हमारे यहाँ ये ऐसी बीमारी है जिसको बीमारी ही नहीं माना जाता, ये सबसे बड़ा एक अलमिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर हम कुछ लोग उसको वहम का नाम दे देते हैं। घर वाले कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सोचती हो या तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तो अगर आप इसको बीमारी की तरह ट्रीट कर लेंगे तब भी बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपको एक अच्छा मशवरा मिल जाएगा अपने मौलिद से, और आपका मौलिद कौन है? आपका माहिर नफ्सियात। और यकीन जानिए, अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो आप पागल नहीं हैं, आप नफ्सियाती मरीज नहीं हैं। कोई भी इश्यू है आप उसको उसके स्पेसिफिक कंसर्न पर्सन के पास जाके काउंसलिंग के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे माहिर नफ्सियात मानूर खान ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद रहनुमाई देंगे, वो हमें आसान अल्फाज में समझा सकेंगे। मानूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे ज़हनी बीमारियां होती क्या हैं, क्योंकि आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में हमारी कोशिश है कि पहले हम व्यूवर्स को समझाएं फिर उसके हल की तरफ आएं। अच्छा, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपने साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को सिर्फ बड़ी बीमारियों के लिए रख लिया है, कि जहाँ पे भी अगर आप उनके पास कुछ बात करने के लिए जा रहे हो तो इट्स जस्ट अ टैबू अटैच्ड कि आप अच्छा एक पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो या फिर और लोग के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक मेजर लेवल पे नहीं आती, बहुत माइनर लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे भी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन डेली बेसिस इफ समबडी इज वेरी स्ट्रेसफुल, एक बंदा जिसको थोड़ा ओवरथिंक करने की आदत है, जो हर चीज में पैनिक कर जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मलसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप इसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हो थेरेपिस्ट को। यहाँ पे सिर्फ इशू ये है कि एक तो अवेयरनेस बहुत कम है,
दूसरा ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती लोगों में, और एक्सेप्टेंस इस वजह से कि अगर आपको ये चीज़ पता भी है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मुझे मेरे बारे में सबसे बेहतर पता होगा, अगर मुझे ये पता है कि देयर इज समथिंग दैट्स कॉजिंग मी सम प्रॉब्लम, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट इन माई कंफर्ट जोन, मुझे किसी और को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये कि नहीं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज टायर्ड, मेरा दिन बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा, शायद मैं बहुत ओवरवर्कड हूँ, हम खुद ही रीजंस दे देते हैं उस चीज़ को कवर अप करने के लिए। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग जब आते हैं अपने बच्चों को लेकर या खुद भी जब हमें कंसल्ट करने के लिए आते हैं, हम उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट होते हैं। अभी बहुत बेहतर हो भी गया है, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो वो सब लोगों से हो के, पीर फकीरों से हो के, हर जगह से हो के, बेहतर दम जरूर करवा के, या सेल्फ मेडिकेशन का भी है, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें तो खैर ये कि आप सेल्फ मेडिकेशन कर ही नहीं सकते, फार्मेसीज डोंट अलाउ यू, जाके नींद की गोलियां ले ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी वो भी नहीं है पॉसिबल। आप आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, लेकिन इस्लामाबाद में तो बहुत आसान, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट देन। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद में आपके पास अगर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो फिर आपको मेडिसिन नहीं मिल सकती, इवन इफ इट्स लाइक अ स्लीप मेडिकेशन। लेकिन हाँ, लोग ये भी करते हैं कि आप फिजिशियंस के पास जाके लिखवा लोगे कि हमें नींद नहीं आती, वो आपको दे देंगे और वो फिर आप ओवरडोज भी कर सकते हो। बट खैर दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन एज फॉर नाउ व्हाट रियली इज इम्पोर्टेंट इज कि आप इस चीज़ के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्लाइटेस्ट डिस्कम्फर्ट इन योर लाइफ, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो, यू नीड टू कंसल्ट द राइट पर्सन। अच्छा महानूर, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा ना कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ही बीमारी तस्वुर करते हैं, ऐसी कॉमन डिजीज जो कि मेंटल इशू से आपकी रिलेट कर रही हो, आपने लोगों में देखी हो, आप खुद भी महसूस करिए अपने नहीं इसको ये डिसऑर्डर है, लेकिन वो खुद ना तो इस पर बात करना चाहता है, लेकिन आपने क्योंकि आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, आपने वो फील कर लिए, वो कुछ 2-3 ऐसी कॉमन चीजें जो आपको आज कल सोसाइटी में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे तो वेरी कॉमनली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और ज़्यादातर अनडायग्नोज डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा। लोगों का उनको ये कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा जब कमरे में बंद हो जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, बात करना बंद कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में है। नहीं, somebody who's living their life, वो अपनी सारे काम कर रहे हैं, हर चीज़ में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको डिप्रेशन हो सकता है। और ज़्यादातर यही ख़तरनाक बात है कि वही लोग ज़्यादा डिप्रेसिव है। तो इस सोसाइटी में खैर अभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग पैटर्न्स, पैनिक फील करना, उसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाना। जब हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली अब आपको नज़र आते हैं, बिकॉज हमारी शायद रूटीन्स ऐसी हो गई हैं। एंड ज़्यादातर एक चीज़ होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना, स्किन पे अगर एक छोटा सा दाना निकल आता है, अगर हम उसको कहें कि सिर्फ एक दाना है, दर्द सी है, खुद ठीक हो जाएगी, कभी कभार हो भी जाती है, बट कभी कभार वही चीज़ एक बहुत बड़ा दाना बन जाती है जो कि आपको बाद में ऑपरेट करवाना पड़ता है। इट्स एग्जैक्टली द सेम वे। एक बंदा जब कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा मुझे सिर्फ ओवर स्ट्रेस करने की आदत है, मैं पैनिक हो जाता हूँ, ये हमेशा लीड ऑन करेगा आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स को। तो ये नहीं, अब मेरे पास आई एम दिस प्रोफेशन, आई एम इन दिस प्रोफेशन पास्ट 7 years नाउ। शुरू में ये था कि मेरे पास सिर्फ बड़े स्पेसिफिक लोग आते थे जिनको एक्चुअल डिसऑर्डर्स होते थे, कि हमें उनको पता होता था कि इनको साइकोटिक या न्यूरोटिक जो है डिसऑर्डर्स हैं। अब ये है कि इट्स वेरी कॉमन एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स वर्किंग आउट ऑल्सो, कि अब पेरेंट्स उन बच्चों को भी लेकर आते हैं जैसे जिनको सीजनल होता है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स में ये होता है कि आपके पास सिर्फ टेन्योर्स आते हैं, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, पैनिक अटैक्स के। उसमें ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल a month or 2 आपका बहुत रफ गुजरता है, उसके बाद यू ऑटोमेटिकली गेट सेटल्ड इन योर लाइफ। वो भी इट्स नॉट नॉर्मल कि बंदा कहे कि यार ये खुद ही आता है, खुद ही ठीक हो जाता है। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी मैनेज्ड। बच्चों को जैसे पढ़ाई की बहुत स्ट्रेस होती है, आई एम ग्लैड कि अब पेरेंट्स उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, वो एग्जाम से पहले बच्चों को लेकर आते हैं, हम उनको काउंसिल करते हैं। वैसे भी नॉर्मली भी अगर आप देखो तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं अब वो बहुत हमें कंसल्ट करती हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ना जिसकी तरफ आप आ भी रही हैं कि जो घरेलू खवातीन हैं उनको बड़ा डिप्रेशन में वो जाना शुरू होगी, ऐसा है। इसमें मुझे ये बताएं कि वो खवातीन क्या करें, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि अपनी तरफ से अपना 110% अपनी एफर्ट शो कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन जब आपका इर्द गिर्द का माहौल साजगार हो ही नहीं पा रहा, तो वो शख्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलेगा जिसकी असल वजह ही उसके इर्द गिर्द के लोग हों। और ज्यादातर खैर यही होता है, हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वही बहुत काउंट करते हैं और हम उनको ही ट्रीट नहीं कर पा रहे होते। एज अ हाउस वाइफ आई थिंक जो बहुत माइनर लेवल पे अगर आप देखो ना, हम कभी भी किसी को, इफ एनीबडी इज कमिंग टू मी फॉर थेरेपी, आई वुड नेवर सजेस्ट देम कि अच्छा आप जाके ये करके आ जाएं, वो करके आ जाएं, यू नो, जस्ट गो स्विमिंग, गो डू सौना, डो गुस्पा। आई वुड नेवर रिकमेंड दैट। व्हाई? बिकॉज ये हर बंदे
बंदे की अप्रोच में नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों के लिए। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी में रह के जितना कर सकते हो, आप एटलीस्ट उसके बारे में तो अवेयरनेस आपको होनी चाहिए ना। व्हाट आई पर्सनली फील इज एज अ हाउस वाइफ, अगर आपको ये पता है ना कि आपने कहीं नहीं जाना, आपने बच्चों को देखना है, घर पे वही रूटीन है, सेम रूटीन है, बंदा अपने ऊपर काम करना भी बंद कर देता है। चलो एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी जगह, बट आपकी अपनी जात इज वन इंडिविजुअलिटी, यू नो, एक अलग पर्सनैलिटी है आपकी। आप अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो किसी और ने आके नहीं करना आपके लिए। फॉर द वेरी स्लाइटेस्ट माइनर एग्जाम्पल, कि अगर आप सिर्फ सुबह उठ के रोज नहा के कपड़े चेंज करके खुद थोड़ा सा तैयार हो जाते हो, बाकी आप यू कंटिन्यू विद द होल डे, आप जो भी काम है, जो भी चीजें आप करते हो, बट एटलीस्ट व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, आप अच्छे दिख रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ सेल्फ लव आ जाता है कि अच्छा आई एम एबल टू डू दिस फॉर मी। माइनर है बहुत, हम ये भी नहीं कर पाते मेनी टाइम्स, यू नो, जस्ट बिकॉज हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन आप क्या देख रही हैं, क्या इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं, और कौन सी ऐसी स्टेज है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, या कौन सी ऐसी किस्म है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है? जैसे आजकल के टाइम पे अगर हम देखें, जो पाकिस्तानी मैशत के हालात हैं, बेरोजगारी के हालात हैं, एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ पर फिर लीड करती हैं लोगों को? बिल्कुल। अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों में एक अपना मसला ये है ना कि हम अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इफ़ समबडी हु इज़ लिविंग विद मी, या मेरा कोई रिश्तेदार है, दे गॉट देमसेल्व्स अ न्यू थिंग, कहीं ना कहीं मैं अपने दिल में वो बात लेकर आऊँगी कि उन्होंने काश मेरे पास भी ये हो जाए, मैं भी ये ले लूँ। अब वो कहीं ना कहीं वो मेरी इनडायरेक्ट लड़ाई मेरे शौहर से ही होगी ना, क्योंकि पहला बंदा मेरा वही है कि जी मुझे उसने ये ले लिया, तुमने मुझे नहीं लेकर दिया। एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव, जो आपकी अप्रोच में है और जो आपकी कैपेसिटी में है, वो आपको सबसे बड़ी कंटेंटमेंट देता है, सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन वो होती है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, हम हमेशा डिनाइल्स में रह रहे होते हैं। शौहर इतना करके आएगा, फिर हम कहेंगे तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। शौहर घर वापस आएगा तो वो बीवी को कहेगा तुमने पूरा दिन क्या कर लिया। सिर्फ ये एक्सेप्टेंस दे देना कि आपको समझ आ रही है कि आप दोनों अपनी अपनी गिवन स्पेस में एक अपॉर्चुनिटी जो जितनी आपके पास है, आप उसमें जितना अपने आप के लिए काम कर सकते हो आप वो करो। दूसरा ये है कि आई थिंक आपका जो आप जो उस बात पे आ रहे थे कि कौन सी स्टेजेस होती हैं इसकी, स्टेजेस बहुत माइन्यूट होती हैं, जिनको डायग्नोस करना भी कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आपके लिए ऑन द वेरी बेसिक लेवल एक बंदा जो कॉन्स्टेंटली एक ही प्रोसेस में चल रहा है, सुबह से शाम, उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है, क्या सोचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, लेकिन रात को अब वही बात है ना कि आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बस वो लगे में एक रोबोट की तरह, सुबह उठे शाम तक वही रूटीन है, और वो ये अपने और ये मान जाते हैं कि अब यही तो है और क्या है, देयर इज नथिंग एल्स टू डू। अब वो जो सप्रेशन होता है आपके अंदर, वो बिल्डअप जब होना शुरू होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। वो सबसे अलार्मिंग चीज होती है जब एक बंदा शट डाउन कर लेता है। बिकॉज एक बंदे की कैपेसिटी है ना, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पेंडोरा बॉक्स इन योर ब्रेन, उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, आप उसको कितना ही स्ट्रेच करोगे, उस कैपेसिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, आप उसमें दबाए जा रहे हो चीजें, ये सोचते हुए कि क्या फायदा, और ज्यादातर हम इसलिए चुप हो जाते हैं ना कि कहने का क्या फायदा। ठीक है, वो आपका मसला नहीं। बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात मारून खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।